सो हेलो स्टूडेंट। आज का जो हमारा जो लेक्चर है, आज हम एक नए यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि अगर हमारा जो फ्लूइड होता है, अगर किसी पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है तो उसमें मेजर कौन कौन से लॉसेस होते हैं, कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं उस पर्टिकुलर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और हम लास्ट में ये भी कैलकुलेट करेंगे कि कितना एनर्जी का लॉस हुआ तो उसको उतना पावर देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर लॉस को कंपनसेट करने के लिए। यानी कि अगर हम पाइप को, वाटर को या फिर किसी भी लिक्विड को एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम उसको ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं तो उसमें हमें कौन कौन से डिफ़िकल्टी को फेस करते हैं। डिफ़िकल्टी करने का मतलब मेन है कि क्या क्या मेन लॉसेस होते हैं और उस लॉसेस को ओवरकम करने के लिए हमें कितने पावर की ज़रूरत या कितना पावर हमें देना पड़ता है। तो ये जो टॉपिक का जो डिस्कशन है, इसका जो मेन जो डिस्कशन होगा वो इसी लॉस के ऊपर रहेगा। इसी में हमें लॉस कैलकुलेट करना होगा, कितना लॉस होगा, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा यूनिट 5 रहने वाला है वो बेसिकली क्या रहने वाला है, फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू द पाइप। यानी कि अगर एक पाइप के थ्रू जो लिक्विड फ्लो हो रहा है तो जो अभी हम लोग डिस्कस किए कि क्या क्या लॉसेस होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि अगर किसी पाइप के थ्रू अगर लिक्विड जो है वो फ्लो हो रहा है तो उसमें आप ये देखेंगे कि जो उसके सरफेस के, जैसे एक कोई भी पाइप का अगर यहाँ पे एक डायग्राम बनाने की कोशिश करें, मान लेते हैं कि ये एक पाइप है और इसके थ्रू अगर हमारा वाटर फ्लो हो रहा है तो जैसे ही वाटर मान लीजिए इस सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो अल्टीमेटली क्या करेगा, ये पर्टिकुलर सरफेस जो है उस वेलोसिटी को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा अगर वो आइडियल फ्लूइड नहीं है तो जब ये इसको फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं उसके फ्लो में एक रेजिस्टेंस आएगा, और वो जो फ्लो में रेजिस्टेंस आएगा तो उस रेजिस्टेंस को ही, मतलब उस रेजिस्टेंस के कारण क्या हो जाएगा, हमारा सम अमाउंट ऑफ एनर्जी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर हम यहाँ पे ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन लिखे हैं इसको हम लोग समझते हैं कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो लिक्विड फ्लोइंग इन पाइप ऑलवेज सब्जेक्टेड टू रेजिस्टेंस एट द बाउंड्री वॉल ऑफ द पाइप ड्यू टू फ्रिक्शन। कि यानी कि अगर यहाँ इस पर्टिकुलर पाइप के थ्रू अगर ये लिक्विड फ्लो हो रहा है तो जैसे ही ये जो लिक्विड है किसी भी पाइप के बाउंड्री के कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उन टॉप लेयर यानी कि पाइप के वॉल और प्लस फ्लूइड दोनों के बीच में फ्रिक्शन के कारण सम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन हमें फील होगा, या फ्रिक्शन जो फील होगा उसके कारण हमारा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस होगा। तो ये जो फ्रिक्शन होता है जो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, तो जो रेजिस्टेंस टू द फ्लो फील्ड इज नोन एज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। यानी कि अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उस फ्लो को रोकने के लिए जो रेजिस्टेंस जो हमें मतलब मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बोलता है। और ये जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है उसके कारण अल्टीमेटली क्या हो जाता है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस होता है। तो उसी रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा पावर जो हमें पंप के थ्रू देना पड़ता है। आप देखे होंगे कि अगर पाइप को एक जगह से अगर हम दूसरे जगह तक फ्लो कर रहे हैं तो हम पंप के थ्रू उसको ट्रांसफ़र करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा तो कहीं ना कहीं सम अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस होगा, तो पंप के थ्रू हम लोग उसको एनर्जी, जो लॉस अमाउंट ऑफ एनर्जी है उतना सप्लाई करते हैं ताकि हमारा जो पर्टिकुलर लिक्विड है वो पाइप के थ्रू एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच जाए। क्लियर है? सो यहाँ पे यही बोलने की कोशिश कर रहा है, सिंस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इज कंज्यूम इन ओवरकमिंग दिस रेजिस्टेंस। यानी जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ई अमाउंट ऑफ एनर्जी है या E1 अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो गया। लॉस, ये एनर्जी लॉस कहाँ हुआ, इस पर्टिकुलर फ्रिक्शन को ओवरकम करने में लग गया। तो मतलब अल्टीमेटली आपको यहाँ पे एनर्जी क्या मिलेगा, E2, जो कि लेस देन रहेगा आपके E1 से। क्लियर है? देयर
विल बी ऑलवेज सम लॉस ऑफ एनर्जी इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। और अगर हम ये कैलकुलेट करें इस पर्टिकुलर डेरिवेशन, ये वाला जो इक्वेशन आया हुआ है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी फॉर्मूला, इसको हम लोग आगे आने वाले क्लास में डिराइव भी करेंगे। तो अभी देख लीजिए कि अगर पाइप में अगर कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा है तो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस होता है, और उस एनर्जी को अगर हम हेड के टर्म में दिखाने की कोशिश करें तो वो किसके बराबर हो जाएगा हमारा, F इंटू एल इंटू वी अपॉन 2GD, जहाँ F क्या होता है, फ्रिक्शन फैक्टर होता है, जो कि अलग अलग जो पाइप मटेरियल होता है कि किसका वो बना हुआ है, स्मूथ है कि नहीं है, कितना रफ है, कितना स्मूथ है, उसके ऊपर यानी बहुत से नंबर ऑफ फैक्टर के ऊपर ये F की वैल्यू डिपेंड करता है। जो L होता है और लेंथ ऑफ पाइप होता है, जितना ज़्यादा लेंथ ऑफ पाइप होते जाएगा उतना लॉस ज़्यादा बढ़ते जाएगा। अगर लेंथ कम है तो मतलब कम लेंथ तक ही हमें ओवरकम करना पड़ेगा फ्रिक्शन को, तो ऑब्वियसली हमारा लॉस कम होगा। और अगर वही पाइप बहुत लंबा हो जाएगा तो हमारा फ्रिक्शन जो होने वाला है वो ज़्यादा हो जाएगा। वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्लियर है, यानी कि वेलोसिटी जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे लॉस का अमाउंट बढ़ जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है। प्लस 2GD और डायमीटर के ऊपर भी हमारा जो है वो लॉस डिपेंड करता है। तो ये पर्टिकुलर जो फॉर्मूला है इसको हम लोग आगे आने वाले क्लास में डिराइव भी करेंगे। तो अभी हमने देखा क्या कि अगर एक पर्टिकुलर पाइप के थ्रू अगर कोई भी जो लिक्विड है वो फ्लो हो रहा है तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस हो रहा है, और उस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी को अगर हम हेड के टर्म्स में बताएं कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हुआ तो उसको हम लोग इस फॉर्मूले के थ्रू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये रहा एक ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन कि हमारा जो पाइप फ्लो होता है उसमें या इस पर्टिकुलर यूनिट में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं कि मेन हमारा जो डिस्कशन का जो टॉपिक होने वाला है वो लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब कितना लॉस हुआ और उस लॉस को ओवरकम हम कैसे करेंगे, उसी के ऊपर हमारा ये डिस्कशन रहने वाला है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन। तो ये जो हमने फ्लूइड फ्रिक्शन देखा कि जब फ्लूइड किसी पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है तो वहाँ कहीं ना कहीं फ्रिक्शन के कारण सम अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस हो रहा है। क्लियर है। तो उसके ऊपर कुछ लॉ है। अब वो लॉ लेमिनार के लिए अलग होता है, लेमिनार फ्लो आप लोग देखे हैं, और टर्बुलेंस के लिए अलग होता है। तो अगर हम पाइप के बारे में बात करें तो अगर हम इस पर्टिकुलर पाइप के लिए अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू निकालें और अगर वो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2400 से कम आ जाएगा तब हम लोग बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर फ्लो जो है वो लेमिनार है, और अगर 2400 से ज़्यादा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हमारा टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए अब अगर हम लॉ ऑफ फ्रिक्शन का बात करें तो ये जो हमने लिखा हुआ है ये जो 4 या 5 पॉइंट, इसको क्या करिए कि आप लोग ना डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा कि राइट द लॉ ऑफ फ्रिक्शन। तो आप लोग क्या करिए कि ये 5 पॉइंट को आप लोग यहाँ पे मतलब एक बार देख लीजिए और उसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि मतलब इसमें बेसिकली याद ये करना है कि जो हमारा ये जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होता है वो किसके साथ कैसा होता है, रिलेशन होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और किसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो लेमिनार के लिए अलग हम लोग देखेंगे कि अलग अलग फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और टर्बुलेंस के लिए वही हो सकता है कि कुछ अलग फैक्टर होता है। तो ये जो 5 पॉइंट है, सबका जो 5 पॉइंट है वो आपको याद करना है एग्जाम के लिए। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग लेमिनार के बारे में बात करें तो जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होता है लेमिनार फ्लो के लिए तो वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल रहता है, यानी कि जो ये जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होगा वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होते जाएगा। क्लियर है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि अगर फ्लो लेमिनार है, लेमिनार मतलब क्या कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2400 से कम है तो उस पर्टिकुलर केस में जो हमारा फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होगा वो वेलोसिटी के साथ बढ़ते जाएगा। कम वेलोसिटी पे फ्रिक्शन कम लगेगा, ज़्यादा वेलोसिटी पे फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। दूसरा क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू एरिया इन कांटेक्ट। ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, जितना ज़्यादा एरिया से ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा तो उतना ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे फ्रिक्शन फील करेगा, उतना ज़्यादा उसको ओवरकम करना पड़ेगा। तो यानी लेमिनार फ्लो के केस में आपको क्या याद रखना है कि जो हमारा जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है वो वेलोसिटी और एरिया इन कांटेक्ट दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे ये दोनों पॉइंट वैसे वैसे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ते जाएगा, और अगर ये वैल्यू कम है तो ऑब्वियसली हमारा क्या होने वाला है, ये दोनों वैल्यू कम होने वाला है।
तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर का एंड नेचर ऑफ द सरफेस। यानी कि यहाँ पे क्या प्रेशर आपने यहाँ पे क्या प्रेशर लगाया है, यहाँ पे क्या प्रेशर लगाया है, उसका इफेक्ट आपके फ्लूइड फ्रिक्शन के ऊपर नहीं पड़ेगा। वेलोसिटी का पड़ेगा लेकिन प्रेशर का नहीं पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। और प्लस यहाँ पे देखिए एक की इंपॉर्टेंट है, अगर आप टर्बुलेंट फ्लो में देखेंगे तो नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर वो डिपेंड करता है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन, लेकिन अगर लेमिनार फ्लो है तो नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। नेचर ऑफ सरफेस का मतलब क्या कि अगर वो जो हमारा जो पाइप के अंदर का सरफेस खुरदुरा है, रफ है कि स्मूथ है, उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वही फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा तब उसके ऊपर नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। और तीसरा चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम लोग जब यूनिट 1 में विस्कोसिटी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या देखा था कि लिक्विड का जो विस्कोसिटी होता है जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं वो कम होते जाता है। यानी दो लेयर के बीच में अगर जो विस्कोसिटी है वो कम हो रहा है तो मतलब फ्रिक्शन कम हो रहा है। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो फ्लूइड फ्रिक्शन होगा वो टेम्परेचर के ऊपर हाईली इफेक्ट करेगा, बिकॉज लेमिनार में जो हमारा लेमिनार फ्लो में विस्कस डोमिनेंट रोल प्ले करता है। तो अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है मतलब फ्लूइड फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो अगर हम टेम्परेचर फ्लूइड का इंक्रीज कर देंगे तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगा, और विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा फ्लूइड रेजिस्टेंस भी फ्रिक्शन रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये 5, हालांकि 4 पॉइंट है, एक पॉइंट इसी में हमने ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से टोटल 5 पॉइंट है जिसको कि आपको याद रखना है। मैं एक बार और रिकॉल कर देता हूँ कि हमने अभी क्या डिस्कस किया। तो हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं कि जो फ्लूइड फ्रिक्शन का लॉ क्या है, लेमिनार के लिए अलग होता है, टर्बुलेंस के लिए अलग होता है। तो अगर हम फ्लूइड फ्रिक्शन लेमिनार के लिए बात करें तो जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होता है वो वेलोसिटी और एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि प्रेशर और नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन टेम्परेचर के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी विस्कोसिटी कम होगी तो फ्लूइड फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक हमने जो लेमिनार वाला जो फ्लो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टर्बुलेंस फ्लो के बारे में कि ये जब हमारा फ्लो टर्बुलेंस होगा तब हमारा जो फ्रिक्शन लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन होने वाला है वो क्या होगा। तो यहाँ भी देखिए जो वेलोसिटी एंड एरिया ऑफ कांटेक्ट, ये दोनों पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है। तो ये यहाँ पे याद रख लीजिए, ये एक्चुअली यहाँ भी हम लोग लिख सकते थे। और तीसरा प्रेशर, ये 3 पॉइंट तीनों के लिए सेम है, बस ये जो लास्ट का जो 2 पॉइंट है वो चेंज होने वाला है। मतलब लेमिनार में जैसे वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल था हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन और हमारा एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर था, टर्बुलेंस में भी यही चीज़ हमें देखने को मिलता है। जैसे हमने लेमिनार में हमने ये देखा कि प्रेशर के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, तो टर्बुलेंस में भी हमें ये देखने को मिलेगा कि जो हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन होता है वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे एक और थोड़ा सा चेंज क्या आएगा कि क्योंकि हमारा टर्बुलेंस फ्लो में विस्कोसिटी का उतना ज़्यादा डोमिनेंट रोल नहीं रहता है, बहुत मिनिमम रोल रहता है, तो उसका जो टेम्परेचर के ऊपर जो वेरिएशन होगा तो ऑब्वियसली अगर विस्कोसिटी का अगर डोमिनेंट रोल नहीं है या बहुत स्लाइटली है तो टेम्परेचर का इफेक्ट भी हमें स्लाइटली होने वाला है फ्लूइड फ्रिक्शन के ऊपर। लेकिन जो लेमिनार फ्लो होता है उसमें मेन जो फ्रिक्शन होता है वो विस्कोसिटी के कारण होता है, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट होता है, या यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर, और यहाँ पे स्लाइटली अफेक्ट बाय द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज यहाँ पे विस्कोसिटी का जो इफेक्ट होना है टर्बुलेंस के केस में वो मिनिमम रहने वाला है। क्लियर है? और दूसरा हमने यहाँ पे ये देखा था कि हमारा जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होता है लेमिनार के केस में प्रेशर और नेचर ऑफ सरफेस दोनों के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे टर्बुलेंस के केस में नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो स्मूथ सरफेस हुआ तो वहाँ पे फ्रिक्शन रेजिस्टेंस कम होगा, अगर वो रफ सरफेस है तो वहाँ पे फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो ये हमने देखा क्या, लॉ ऑफ फ्रिक्शन फॉर बोथ लेमिनार एज वेल एज टर्बुलेंस के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आगे। देखिए पिछले स्लाइड में हमने लॉ ऑफ फ्रिक्शन देखे
ठीक है। और उसमें हमने क्या बोलते हैं, लेमिनार के लिए क्या होता है, अगर उसका जो टोटल रेजिस्टेंस होता है तो लेमिनार एज वेल एज टर्बुलेंस के लिए कैसे वो वेरी करता है, उसको हमने देखा कि प्रेशर के ऊपर इंडिपेंडेंट होता था, बाकी वेलोसिटी वो वाला पिछले स्लाइड में हम लोग देख लिए हैं। अब आज का यूनिट का आज का जो लेक्चर का एक और टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर कर लेते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे और जो टॉपिक है कवर करेंगे। तो एक होता है फ्रॉड एक्सपेरिमेंट। फ्रॉड एक्सपेरिमेंट क्लियर है। तो फ्रॉड एक्सपेरिमेंट क्या है कि उसने क्या किया कि एक पाइप लिया, यहाँ पे इस तरीके से एक पाइप लिया और वो ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था कि अगर मैं ये एक पाइप ले रहा हूँ तो इसमें अगर मुझे टोटल जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है अगर हमें ये कैलकुलेट करना होगा तो या ये फ्रिक्शन रेजिस्टेंस कौन कौन से वेरियस पैरामीटर के ऊपर में ये डिपेंड कर रहा है, उसको फाइंड आउट करने के लिए उसने ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट किया। तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये पाया कि जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होता है, क्लियर है, वो हमारे स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के साथ वेरी करता है। मतलब कि पिछले क्लास में हमने क्या देखा था कि जो हमारा फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी का, बट इसने ये बताया कि प्रोपोर्शनल तो होता ही होता है, साथ में इसने ये बताया कि जो हमारा जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस अगर एफ है तो ये वेरी करेगा स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी से। मतलब कि इसका मतलब कि इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी है तो ऑब्वियसली इसका इंटेंसिटी क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। तो पहला उसने ये एक्सपेरिमेंट से ये पाया। और दूसरा इसने ये पाया कि जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है वो नेचर ऑफ द सरफेस के साथ वेरी करेगा। मतलब कि यहाँ पे अगर ये स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस कम होगा, अगर यहीं पे ये स्मूथ नहीं है, वेवी टाइप से है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा होने वाला है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट अगर हम उसने ये फाइंड आउट किया कि अगर हम टोटल फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को अगर हम लिखने की कोशिश करें तो उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि टोटल फ्रिक्शन रेजिस्टेंस एफ इक्वल टू हमारा हो जाएगा एफ डैश इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, जहां पे हमारा एफ डैश क्या है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी है। क्लियर है। और यहाँ पे एरिया जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब ये वाला एरिया को बताने की, कॉन्टेक्ट एरिया को बताने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है। जहाँ पे वी स्क्वायर क्या है, वेलोसिटी है। तो आपको याद क्या रखना है, ये दो कि फ्रॉड एक्सपेरिमेंट से हमारा टोटल फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होता है वो इसके बराबर होता है। अब जब हम लोग ये एक नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग एक इक्वेशन करेंगे जो मेजर लॉसेस के लिए होता है, डार्ची वेजबैक इक्वेशन, तो उसमें ये फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ये वाला फॉर्मूला काम आने वाला है। तो इसको डायरेक्टली हम लोग वहां पे पुट अप कर लेंगे कि टोटल फ्रिक्शन रेजिस्टेंस जो है वो इसके बराबर होता है एफ डैश ए इंटू बी, जहाँ पे एफ क्या है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है। जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें ये एफ डैश की वैल्यू दिया रहेगा और एरिया तो पता ही रहेगा उस पर्टिकुलर पाइप का, और उस पर्टिकुलर पाइप में क्या वेलोसिटी रह रहा है। तो अगर ये तीन चीजें हम दो चीजें भी दिया हुआ है और डायमीटर दिया हुआ है, मतलब तीन चीजें, तो हम उस पर्टिकुलर पाइप के लिए टोटल कितना फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होता है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है। तो आज हमने अपना यूनिट स्टार्ट किया है, तो इस यूनिट को आगे मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, बल्कि जो नया वाला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।